अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के स्टडी सेशन में हम जॉर्ज कॉनरैड का लिखा हुआ एक फेमस नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जो ब्रीफ समरी है सबसे पहले इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करूँगा, और इसके बाद आपको मैं इसकी जो कदरे जो समरी कदरे डिटेल्ड एक समरी है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जो कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेगी और इस नावल को समझने में भी मदद देगी। स्टूडेंट्स, आप मोबाइल को रोटेशन पे ऑप्शन पे लगाइए बेहतर विजिबिलिटी के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस नावल को पढ़ने से पहले आपको जॉर्ज कॉनरैड के बारे में अच्छी खासी मालूमात जो है वो होनी चाहिए। तो इसको आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जॉर्ज कॉनरैड को, जॉर्ज कॉनरैड के बारे में, उसकी वर्किंग, उसकी लाइफ, क्योंकि उन्होंने इस नावल में अपना जो ये जो नावल है उसमें अपने जो ज़ाती एक्सपीरियंसेस थे, अपने जो ज़ाती तजर्बात थे जब उन्होंने सेंट्रल अफ्रीका को विज़िट किया, उसके उन्होंने वो सारे हवाले जो है वो तकरीबन इसके अंदर दिए हैं। तो इस नावल की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जॉर्ज कॉनरैड के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ताहम मैंने कोशिश की है कि कुछ कुछ आपको इसके साथ इस वीडियो में मैं आपको भी कुछ मटेरियल जो है वो फ्राहम कर दूँ। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स हम इसका आगाज़ करते हैं। आर्ट ऑफ डार्कनेस रिटन बाय जॉर्ज कॉनरैड इज़ ए मास्टरपीस नावल। ये एक मास्टरपीस नावल है और इट वाज पब्लिश्ड इन 1899 और इसे 1899 में पब्लिश करवाया गया था। इन दिस नावल जॉर्ज कॉनरैड ने कोशिश की है टू एक्सपोज, बेनकाब करने की, दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स वर्ड, क्योंकि ये एक्सपोज किया यहाँ पे उसने किसको, रियल एम्स को, असल मकासद को, किसके पीछे जो मकासद थे, बिहाइंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, यानी बरतानवी जो नौआबादियाती जो उनका जो प्रोसेस था और उनकी जो साम्राज्यत कायम करने का जो प्रोसेस था, अमल था पूरी दुनिया में, बल्कि उन कमज़ोर मुल्कों पर और पसमानदा मुल्कों पर जहाँ पे वसाइल तो थे लेकिन उनके पास डिफेंड करने की या अपनी आज़ादी को बरकरार रखने की सलाहियत ना होती थी। तो ये यूरोप के तमाम ममालिक बिलअमूम और जो ब्रिटिश थे वो बिलखसूस जो है वो ये कॉलोनियज़म में मुलवस रहे हैं और इम्पीरियलिज़म में वो ये काम ये परवान को इसको चढ़ाते रहे हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को जॉर्ज कॉनरैड ने बेनकाब किया है, क्योंकि जितने भी ये कॉलोनाइजर्स थे और इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस थी, ये यूरोप से कमज़ोर मुल्कों में जाकर उन कमज़ोर मुल्कों के वसाइल पे काबज़ होती थी। जैसा कि यहाँ बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए उन्होंने यहाँ पे तजारत के बहाने आकर यहाँ पे जो है वो फिर कब्ज़ा जो है फाइनली कर लिया, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिसोर्स थे। इसी तरह उन्होंने सेंट्रल अफ्रीका में भी ऐसे ही किया और वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो है वो अपने डोमिनेशंस जो है वो कायम किए। तो यहाँ पे मैंने कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ टच दिया है, इसको आपको डिटेल के साथ वैसे जानने की ज़रूरत होगी। एज वी नो, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म आर द एक्शंस, ये ऐसे एक्शंस होते हैं ऑफ डोमिनेटिंग, जिसमें मकसद ये होता है कि डोमिनेट किया जाए, कब्जा कर लिया जाए, काबू कर लिया जाए, एंड कैप्चरिंग बैकवर्ड कंट्रीज, पसमानदा ममालिक को, विद द एम ऑफ लूटिंग देयर रिसोर्सेज, और मकसद क्या होता है कि उनके वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। इसके लिए वो अपने तमाम तर पावर्स जो है वो ताकत को इस्तेमाल करते रहे हैं और जुल्म जो है वो परले दर्जे का वो जुल्म जो है वो भी अगर उन्हें करना पड़ता तो वो मुकामी लोगों पर वो इस तरह का जुल्म जो है वो करते रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ये उर्दू में थोड़ा सा आपके लिए वजाहत कर दी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को और इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म है और इंपीरियलिज्म है, इसको समझना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज कॉनरैड हिमसेल्फ विजिटेड सेंट्रल अफ्रीका। याद रहे स्टूडेंट्स के जॉर्ज कॉनरैड ने इस नावल में खुद सेंट्रल अफ्रीका के इलाकों को विज़िट किया था 1890 में, यानी इस नावल की पब्लिकेशन से 9 साल पहले। देन ही विजिटेड कॉन्गो, फिर वो कॉन्गो भी गया। ये अफ्रीका का एक मुल्क है, आपने दरिया कॉन्गो का नाम भी सुना होगा और ये कॉन्गो वायरस के हवाले से भी आपने कॉन्गो का नाम सुना होगा। तो इस तरह जो है कॉन्गो जो है ये एक अफ्रीकी मुल्क है। जॉर्ज कॉनरैड वाज मच इम्प्रेस्ड बाय हिज जर्नी, और जॉर्ज कॉनरैड बहुत मुतासर हुए थे अपने इस सफ़र से, क्योंकि जॉर्ज कॉनरैड यूरोपियन हैं और वो वहाँ पे जब गए हैं तो वहाँ पे स्याह फार्म, आपको पता अफ्रीकी रहते हैं, स्याह फार्म लोग जो हैं, मुकामी लोग, लोकल पीपल जो है वहाँ के जो नेटिव्स थे, और वहाँ कॉन्गो के जो जो हाल अहवाल उन्होंने वहाँ पे जो देखे उन्होंने इसको नोट भी किया और ऑब्ज़र्व और उसका मुशाहिदा भी किया, मैनी थिंग्स देयर, और वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। देयर फॉर दिस नावल, इसलिए ये जो नावल है
ये बेस करता है, किस पे बेस करता है? उसकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क पे बेस करता है। सो दिस नॉवल इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा कि ऑटोबायोग्राफिकल जो वर्क होता है वो क्या होता है? एक ऐसी तहरीर होती है जी इन विच द राइटर शेयर्स, जिसमें राइटर जो है, लिखने वाला, लिखारी जो है, वो शेयर करता है हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने ज़ाती तजर्बात। तो ये जो नावल लिखा गया है ये जोसेफ कॉनरैड के अपने ज़ाती तजर्बात और एक्सपीरियंसेस, उसे जो जो वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने उसका मार्लो नामी करेक्टर, आगे हम देखेंगे उसके बारे में, मार्लो नामी करेक्टर के थ्रू जो है ये सारा कुछ हमें दिखाया है। द इंसिडेंट्स विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस नॉवल, जो कि इस नॉवल में वाक़यात बयान किए गए हैं, आर बेस्ड ऑन जोसेफ कॉनरैड्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन कॉन्गो। इसके बाद है कि दिस नॉवल डील्स विद द थीम ऑफ कलोनियलिज्म, और ये कलोनियज़म यानी कलोनियाँ बनाने का जो अमल था, ताकतवर मुल्क जो कमज़ोर मुल्कों को बनाते थे, ये उसी के थीम्स को डील करता है। और यहाँ पे मैंने वो थीम्स मेंशन भी कर दी हैं आपके लिए। थीम स्टूडेंट्स हैं, एक तो इंपीरियलिज्म है, दूसरा ब्रूटैलिटी है, और तीसरा जो है वो अब यूरोपियंस, यानी यूरोपियंस की ये जो ब्रूटैलिटी, यहाँ पे कलोनियज़म, यानी यहाँ ये थीम पहला ये है कलोनियलिज्म, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक थीम है इंपीरियलिज्म का। और इंपीरियलिज्म के साथ जो है उनका जो जुल्म, दहशत, वहशत और वो जो दरिंदगी यहाँ पे करते थे कमज़ोर मुल्कों पे डोमिनेशन को बरकरार रखने के लिए, उसका भी यहाँ पे ये थीम जो है राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। इन दोस्त जो ज़माने में यूरोपियन कंट्रीज़ वर ट्राइंग, यूरोपियन कंट्रीज़ कब कोशिश कर रहे थे तो कैप्चर अफ्रीका, अफ्रीका को काबू करने की, विच वाज अ बिग ट्रेजर फॉर देम, जो कि उनके लिए ख़जाने से कम नहीं था। उस ज़माने में ख़ास तौर पे हाथी दांत जो है ना, आइवरी ऑफ द एलिफेंट, जो ये टस्क ऑफ द एलिफेंट है, वो उनकी मेन अट्रैक्शन थी वहाँ पर यूरोपियंस की। द आइवरी ऑफ द एलिफेंट्स वर देयर चीफ इंटरेस्ट, और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन की वजह जो थी उनकी, वो हाथी के दांत थे। आइवरी ऑफ एलिफेंट्स वर देयर चीफ इंटरेस्ट, यानी उनकी सबसे बड़ी जो दिलचस्पी थी वो ये थी। इसके अलावा और भी वहाँ पे जारी बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज थे, कुदरती वसाइल थे जिनको वो हथियाना चाहते थे। तो कांगो इज़ एन अफ्रीकन कंट्री, कांगो एक अफ्रीका का मुल्क है, विच वाज कैप्चर्ड बाय पावरफुल कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो ये इस नावल की थोड़ी सी बैकग्राउंड है जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी समरी को देखते हैं। इस समरी में दो मेन करेक्टर हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं। देयर आर टू मेन करेक्टर्स इन दिस नॉवल, इस नावल में दो बड़े किरदार हैं। फर्स्टली मार्लो, एक तो कहानी सुनाने वाला मार्लो है, यानी ये नरेटर ऑफ द स्टोरी है, बेसिकली एक ब्रिटिश है और कहानी का सुनाने वाला भी है, यानी हमें ये कहानी जो है ये सुना रहा है मार्लो। लेकिन मेजर करेक्टर इस नावल का मिस्टर कर्ट्स होगा, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे मिस्टर कर्ट्स को। सेकंड मिस्टर कर्ट्स हु इज़ जर्मन, लेकिन ये एक जर्मन था। द स्टोरी ऑफ द नावल इज़ करेक्टर बेस्ड, और यहाँ पे कहानी के जो प्लॉट पे इतना, यानी इसके की जो इस वाक़े की जो सेटिंग रखी गई है, वो उसकी जो सेटिंग रखी गई है वो इस करेक्टर को ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए, इसको ज़्यादा हाईलाइट करने के ऊपर रखी गई है, ना कि कहानी की स्टोरी को इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट करने के लिए ये नावल लिखा गया है। तो इस नावल की जो बेस है वो करेक्टर बेस्ड है, यानी प्लॉट बेस्ड नहीं है। इट मेनली फोकसेस ऑन द करेक्टर ऑफ कर्ट्स, और ये कर्ट्स के करेक्टर पे मेनली फोकस करता है ये नावल। इस तरह हम कहानी का जो मेन पोर्शन है उसकी तरफ ज़्यादा जल्दी से चलते हैं। और मार्लो इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मार्लो इस कहानी का नरेटर है, कहानी सुनाने वाला है। ही इज़ माउथ पीस ऑफ जोसेफ कॉनरैड इन दिस नावल, इस नावल में राइटर ने इसे अपने माउथ पीस के तौर पे इस्तेमाल किया है। माउथ पीस से मुराद ये होता है कि राइटर जिस किरदार के थ्रू अपनी बातें जो है वो रीडर्स तक पहुंचाना चाहता है, तो यूँ ये मार्लो के ज़रिए वो ये सारी बातें जोसेफ कॉनरैड जो है वो दिखाना चाहता है। उसने करेक्टर क्रिएट किया, ज़ाहिर बात है, चूँकि वो एक अफसाना लिख रहे थे, एक फिक्शन लिख रहे थे, तो उसमें उन्हें एक करेक्टर की ज़रूरत थी जिसके थ्रू जो है वो अपने तमाम एक्सपीरियंसेस और वहाँ पे जो कुछ उन्होंने देखा, महसूस किया, और वो सारे महसूसात जो है वो अपने दे सकें। द स्टोरी ऑफ द नावल स्टार्ट्स, और कहानी की जो स्टोरी है वो शुरू होती है फ्रॉम थेमस रिवर इन लंदन, लंदन के टेम्स से, टेमस रिवर से। मार्लो हु इज सिटिंग ऑन द शिप, असल में कहानी का आगाज़ कुछ यूँ दिखाया गया कि मार्लो अपने कुछ 4-5 साथियों के साथ वहाँ पे बैठा हुआ है, उनकी शिप जो है वो ख़राब हो गई है और उनके पास वक़्त गुजारी के लिए वक़्त था। तो मार्लो को यूँ दिखाया गया जैसे वो अपनी कहानी सुना रहा है, और वो अफ्रीका के मुल्क से हो के आया है, और सेंट्रल अफ्रीका में ख़ास स्पेशली कॉन्गो में उसने जो कुछ देखा उसका जिक्र वो अपने दोस्तों से छेड़ता है, अपने जवानी के अयाम का, और वो उसको बताता है मार्लो जो उनको। मार्लो ही सिटिंग ऑन द शिप टेल्स हिज 5 कंपेनियंस द स्टोरी ऑफ हिज विजिट, वो अपने 5 साथियों को कहानी सुनाता है अपने विजिट की कॉन्गो की तरफ। सो मार्लो बेसिकली वाज अ सेल्समैन, वो एक सी मैन था, सॉरी सी मैन है, एक मलाह था।
सी मैन था हु वॉज वेरी डिज़ायरियस ऑफ, जो कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद था विजिटिंग अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के ममालक को। इवेंचुअली मार्लो सक्सेडेड इन गेटिंग ए जॉब। मार्लो बताता है कि आखिरकार वो कामयाब हो गया नौकरी हासिल करने में। किसमें? एक यूरोपियन आइवरी ट्रेडिंग कंपनी में। आइवरी ट्रेडिंग कंपनी हाथी के दांतों की जो तजारत करने वाली कंपनी है, जो बेसिकली बेल्जियम से बिलोंग करती थी, उसमें एक नौकरी हासिल करने में वो कामयाब हो गया विद द हेल्प ऑफ हिज आर्ट। और मदद उसकी किसने की? उसकी खाला ने, यानी उसकी खाला ने उसको फैसिलिटेट किया। और यूं जो है उसको एक यूरोपियन आइवरी ट्रेडिंग कंपनी, यानी यूरोप की हाथी के दांतों की तजारत करने वाली कंपनी में एक जॉब मिल गई। आफ्टर अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट के बाद मार्लो स्टार्टेड जर्नी टुवर्ड्स द कॉन्गो। उसने कॉन्गो का सफ़र शुरू किया अपने बाकी साथियों के साथ, अपने स्टीमर में, अपने शिप में। कॉन्गो इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका। और ये मैंने इसकी लोकेशन आपको बता दी कि कॉन्गो कहाँ पे है। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका का जो बर आज़म है उसके बिल्कुल सेंटर में ये वाक़ है कॉन्गो। इन दोनों डेज उस ज़माने में कॉन्गो वाज द कॉलोनी ऑफ बेल्जियम। कॉलोनी बन चुका था ये बेल्जियम की। बेल्जियम की यूरोपियन कंट्री है। मैंने आपको बताया कि ताकतवर मुल्क जो है वो कमज़ोर मुल्कों पे कब्जे करते रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट वी सी इन दिस नॉवल आल्सो। सो मार्लो वाज मच एक्साइटेड। मार्लो बहुत एक्साइटेड था बाई ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द कॉन्गो, कॉन्गो की तरफ जाते हुए, बिकॉज इट हैड बिन हिज बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि ये उसकी शदीद ख्वाहिश रही थी टू विजिट द कॉन्गो, को वो कॉन्गो को विजिट करे। ऑन द वे, रास्ते में मार्लो सा ये विटनेस, मार्लो ने देखा, एक विटनेस किया, देखा एक ब्रूटल एक्शन। एक ब्रूटल एक्शन इस नॉवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एक्शन है। समरी के अंदर तो मैंने वो ब्रूटल एक्शन जो है वो ज़रा कम ही बताए हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एक्शंस जो हैं ये इन कॉलोनाइजर्स के और इन इम्पेरियलिस्टिक फोर्सेस के राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। ही हर्ड फायरिंग, उसे फायरिंग की आवाज़ आई ऑन आस्किंग, और मार्लो ने जब पूछा, यानी पूछने पर, मार्लो वाज टोल्ड, मार्लो को बताया गया दैट द वॉरशिप वाज फायरिंग एट द लोकल पीपल, कि ये जो जहाज़ है, ये असला बरदार जहाज़ जो है ये वारशिप है, वारशिप नहीं वॉरशिप, WAR वार है, ये यहाँ पे मिस्टेक है स्टूडेंट्स। वारशिप जो है वो फायरिंग कर रहा था एट द लोकल पीपल हु वर हिडन समवेयर इन द फॉरेस्ट, यानी ये दूर से ही ये जो स्टीमर पे मौजूद ये जो यूरोपियंस थे, ये दूर से ही फायरिंग करना शुरू कर देते थे, उनको डराने धमकाने के लिए, उनको डोमिनेट करने के लिए जंगल में। और उनके पास तो क्योंकि वो असला नहीं होता था, उनके पास तो सिर्फ तलवारें और नेज़े ही होते थे। तो यूरोपियंस जो है वो डेवलप्ड थे असला साजी में, जारी बात है कि उनके पास ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव किस्म के वेपन्स होते थे, तो दैट्स वो उसका यूजेज करते थे। तो दूर से फायरिंग करना शुरू कर दी। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 30 डेज, और 30 दिन की मुसाफत के बाद, सफ़र करने के बाद, रीच्ड हिज कंपनी स्टेशन, वो अपनी कंपनी के स्टेशन पर सारे लोग पहुंच गए। तो यहाँ पे 3 स्टेशन का हमें जिक्र मिलेगा बार बार स्टूडेंट्स, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन होगा वो तीसरा स्टेशन है, इनर स्टेशन, हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहला जो स्टेशन वहाँ पे बना हुआ था वो आउटर स्टेशन था, यानी कॉन्गो में दाखिल होते ही आपको सबसे पहले आउटर स्टेशन मिलता था, फिर इसके बाद सेंट्रल स्टेशन था, और सबसे जंगल के सबसे घने हिस्से में एक इनर स्टेशन भी था। तो आउटर स्टेशन ये बरूनी स्टेशन है, वॉज कंट्रोल्ड बाय चीफ अकाउंटेंट। उसको एक नाम नहीं बताया गया, लेकिन एक चीफ अकाउंटेंट दिखाया गया जो कि इसको क्या करता था, कंट्रोल करता था। और सेंट्रल स्टेशन जो था वाज रन बाई जनरल मैनेजर, और यहाँ पे भी जनरल मैनेजर का नाम नहीं बताया गया, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला एक शख्स जनरल मैनेजर था। वेयर इनर स्टेशन, जबकि जो इनर स्टेशन है विच वाज इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था, वाज कवर्ड विद कर्ट्स। और ये हमारी कहानी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कर्ट्स, ये उसको इनर स्टेशन को कंट्रोल करता था, चला रहा था। और ऑन रीचिंग देर, वहाँ पहुँचने पर मार्लो विटनेस्ड अनदर ब्रूटल एक्शन, वहाँ पे मार्लो ने एक और ब्रूटल एक्शन देखा। और देर ही सा 6 ब्लैक मैन, वहाँ पे उसने देखा कि 6 स्याह फाम लोग हैं, ईच विद आयरन कॉलर, जिनके गले में लोहे के जो तोक है वो सजा के तौर पर डाले गए थे, यानी लोहे के गोल किस्म के कड़े बना के, रिंग बना के उनके गर्दन में डाल के उनके साथ लोहे की जंजीरें जो वो अटैच की जाती थी, ताकि उनको पनिश किया जा सके और सज़ा के तौर पे उनको उसके ज़रिए खींचा जा सके। तो ये आयरन कॉलर को लोहे का बना हुआ ताक कहते हैं, राउंड द नेक्स, उनकी गर्दनों की गिर्द। मार्लो वाज टोल्ड, मार्लो को बताया गया दैट दोज मैन वर लोकल पीपल, कि ये मुकामी लोग थे, एंड दे वर बीइंग ट्रीटेड क्रूली एज ए पनिशमेंट ऑफ देयर क्राइम। अब वो तो बेचारे मुकामी लोग थे जिनसे वो वर्किंग लेते थे, उनको गिरफ्तार करके और उनको एज ए पनिशमेंट जो है तो उनकी बात ना मानने पर उनको वो क्रिमिनल कह देते थे। जो यूरोपियंस थे उनको क्रिमिनल्स करार देते थे, और उनसे इस तरह से बामशक्कत जो है ना, यानी मुशक्कत भरा काम जो है वो लिया करते थे। मार्लो, इसके बाद एट द कंपनी स्टेशन, कंपनी के स्टेशन पर मार्लो मेट कंपनी चीफ अकाउंटेंट, वो कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से मिला, और वहाँ पे उसकी एक मुलाकात एक ईंटें बनाने वाला, ब्रिक मेकर, यानी एक ईंटें बनाने वाला जो शख्स है उससे भी हुआ। वन डे मार्लो हर्ड देम टॉकिंग अबाउट कर्ड्स, और यहाँ से कर्ड्स के बारे में उसे पता चलेगा, हमारे मेन करेक्टर मार्लो को
कहानी के मेन कैरेक्टर, दूसरे मेन कैरेक्टर कर्ट्स के बारे में। तो कर्ट्स जो है ये बहुत वहाँ की एक फेमस एक शख्सियत है, वहाँ पे एक बहुत असर व रसूख वाला एक शख्स है, कंपनी का एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने वाला एक एम्प्लॉई कह सकते हैं आप। तो यूँ जो है कर्ट्स के साथ उसकी बातें जो है, कर्ट्स के बारे में उसने बहुत ज़्यादा सुना है वहाँ पे, बल्कि वो जहाँ भी जाता है कर्ट्स के बारे में ही सुनेगा, क्योंकि सारे लोग जो है कर्ट्स को ही जो है वो वहाँ पे डिस्कस करते हुए उसे नज़र आते हैं। Marlowe came to know that Kurtz was the most valuable person for the company. मिस्टर कर्ट्स had great obsession, और मिस्टर कर्ट्स को बहुत ज़्यादा जुनून था फॉर कलेक्टिंग एवरी, हाथी के दांत कलेक्ट करने का। और वहाँ पे वो अफ्रीका के अंदर जो उस ज़माने में हाथी बहुत ज़्यादा थे, और सैकड़ों हज़ारों हाथी जो है वो उनकी किलिंग करके उनके हाथी दांत जो है वो हथियाने के लिए, हासिल करने की खातिर जो वो ये सारा काम करते थे। तो ये कितना बड़ा जुल्म है, क्योंकि वहाँ पे हाथी के दांतों के हसूल के लिए जो है वो अफ्रीका के हाथियों को जो है वो इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में मार देते थे। इट वॉज मिस्टर कर्ट्स हु अरेंज्ड द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एवरी। और हाथी दांतों के बारे में अगर उसकी कलेक्शन की बात की जाए मिस्टर कर्ट्स की, तो वो अकेला बंदा जो है वो हाथी के दांतों की बहुत बड़ी अमाउंट जो है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एवरी, वो कलेक्ट करता था एज़ कम्पेयर विद अदर एजेंट्स, दूसरे एजेंट्स के मुकाबले में। यानी वो तकरीबन 10 एजेंट जितने वो हाथी के दांत कलेक्ट करते थे, ये अकेला उससे ज़्यादा जो है वो दांत अकेला जो है ये हाथी दांत जो है ये कर्ट्स जो है वो कलेक्ट कर लेता था। कर्ट्स कंसिडर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन हिज पोजेशन। वो सभी चीज़ को वहाँ पे जो भी का उसको अपनी मलकियत समझता था, अपनी पोजेशन समझता था। और ही क्लेम टू बी द ऑनर ऑफ एवरीथिंग फाउंड देयर। मिस्टर कर्ट्स यूज्ड टू से, मिस्टर कर्ट्स कहा करता था, यानी आप उसके ऑब्सेशन को नोट करें तो उसका ये नारा बना हुआ था, माई एवरी, यानी मेरा, मेरे हाथी दांत, मेरा स्टेशन, मेरे दरिया, और मेरा जो है मेरा मेरा है सब कुछ। मार्लो also came to know, मार्लो को ये भी पता चला that the manager as well as the brick maker appreciated and praised Kurtz for his successful working at the station। कि मैनेजर और जो ब्रेक मेकर थे उसने उनको चोरी छुपे बात करते हुए इसने सुना कि वो आपस में जब बातें कर रहे थे कि कर्ट्स जो है वो उसकी अप्रिशिएट भी करते थे, ताहम उसके साथ साथ वो जेलस भी थे उससे, क्योंकि उनके लिए नौकरी के लिए वो बहुत बड़ा ख़तरा भी बना हुआ था, क्योंकि कंपनी के मुलाजिम वो भी था, कंपनी के मुलाजिम ये भी थे, लेकिन उसकी जो कि वर्किंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट थी, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे लूट मार में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सामने आता था। तो दैट्स वाई इनकी कंपनी में मुलाजमत जो वो थोड़ी सी ख़तरे में भी थी, तो दैट्स वाई ये जेलसी भी फील करते थे। However, they were also jealous of Mr. Kurtz। ना वो मिस्टर कर्ट्स से जेलस भी थे फॉर his सक्सेस, उसकी कामयाबी की वजह से, बिकॉज ही वॉज बिकमिंग ए डेंजर फॉर देयर जॉब इन द कंपनी। क्योंकि कर्ट्स जो है वो ब्रिक मेकर और अकाउंटेंट के लिए नौकरी का खतरा भी बनते जा रहा था। मार्लो हर्ड सो मच अबाउट उस, और मार्लो ने इतना ज़्यादा मिस्टर कर्ट्स के बारे में सुना वहाँ पे तकरीबन हर शख्स ही, दैट ही गॉट क्यूरियस, कि उसके अंदर तजस्सुस पैदा हो गया। गेट क्यूरियस ऑफ होता है तजस्सुस पैदा होना, शौक पैदा हो जाना, एक्साइटमेंट पैदा होगी उसमें, और मीटिंग कर्ट्स को जाके मिले। अब कर्ट्स जो है वो इनर स्टेशन में रहता है, जो कि जंगल के डीपेस्ट पार्ट, यानी सबसे गहरे हिस्से में उसका इनर स्टेशन कायम है। मार्लो लेफ्ट दैट स्टेशन विद ए कारवान ऑफ 60 ब्लैक पोर्टर्स, और उसके साथ को 60 जो है वो सामान उठाने वाले जो कुली होते हैं ना, पोर्टर जिन्हें कहते हैं, स्याफम कुली, वो भी उसने वो उनके साथ था, एंड वाइट मैन, और एक गोरा भी उसके साथ था। ही स्टार्टेड जर्नी टुवर्ड मिस्टर कर्ट्स। मार्लो वाज आल्सो अकम्पनीड बाय द मैनेजर एंड द अदर ब्लैक एंड वाइट मैन। और मार्लो के साथ और भी बहुत से मैनेजर के साथ साथ और भी बहुत से जो है वो ब्लैक मैन और वाइट मैन, यानी सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म लोग भी शामिल हो गए। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 2 वीक्स, और वहाँ से इनर स्टेशन तक पहुँचने में उन्हें 2 हफ्ते लग गए। अब उनकी मंजिल जो है, सारी बात, इनर स्टेशन था जहाँ पे मिस्टर कर्ट्स रहते हैं। मार्लो रीच द इनर स्टेशन, मार्लो इनर स्टेशन पे पहुँच गया, विच वॉज बीइंग कंट्रोल बाय कर्ट्स, जिसे कर्ट्स कंट्रोल कर रहा था। ऑन द वे अ ट्राइब ऑफ लोकल पीपल, और मुकामी लोगों का जो एक ग्रोथ था, यानी जैसे वो इनर स्टेशन के करीब पहुँचे ना, तो वहाँ के मुकामी लोगों ने वहाँ पे हमला कर दिया उनके ऊपर। उस ज़माने में तीर और नेज़े होते थे उनके पास, मुकामी लोगों के पास, जिसको वो इस्तेमाल करके हमलावर हुए थे। और वन लोकल पीपल आस्क्ड, सॉरी, पीपल अटैक देम, लोगों ने उन पर हमला कर दिया विद एरोज एंड स्पीयर्स, यानी तीरों के साथ और नेज़ों के साथ। और इस सूरत में हेल्प्समैन जो था उसका, यानी जहाज़ का जो पतवार चलाने वाला था, हैंडल कंट्रोल करने वाला, जो ड्राइवर कह सकते हैं आप, वो भी उसकी क्या हो गई, एक नेज़ा लगने से उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। डाइड बिकॉज ऑफ बीइंग हिट बाई स्पीयर, एक नेज़ा लगने से वो क्या वो उसकी हिट होने से वो उसकी डेथ हो गई। द वाइट मैन आल्सो स्टार्टेड फायरिंग द बुलेट्स इन रिटर्न, और बदले में, जारी बात, इनके बाद असला था तो इन्होंने भी बदले में उनको
रिटेलिएट करने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के तौर पर उसको बुलेट्स जो उन्होंने फायर की। देर द मेट रशियन ट्रेडर, और यहाँ पे जाते ही जैसे स्टीमर उनका जाके वहाँ पे रुका तो उनकी मुलाकात एक रशियन ट्रेडर जो था, जो कि करीबी साथी था कर्ड्स का, उसके साथ जाके मुलाकात हो गई। हु टोल्ड द मैनेजर, और उसने मैनेजर को बताया दैट कर्ड्स वाज अलाइव, के कर्ड्स जिंदा तो है बट ही वाज वेरी इल, लेकिन अब वो बहुत बीमार हो चुका है। तो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में तकरीबन वो पहुंच चुका था, बीमारी का शिकार हो चुका था, और कर्ड्स जो है दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा था। और यहाँ पे भी मैनेजर को सॉरी यहाँ पे भी मार्लो को कर्ड्स के बारे में मज़ीद पता चलेगा। द मैनेजर वेंट टू मीट कर्ड्स, और मैनेजर जो था वो तो कर्ड्स को मिलने चला गया, उसकी खैरियत रफ्त करने चला गया, उसका पता करने के लिए चला गया। और बाकी जो है ये मार्लो जो है वो वहाँ पे खड़ा रहा, और मार्लो की मुलाकात जो चूँकि उसे रशियन ट्रेडर से हो चुकी थी, इसलिए वो उससे बातों में मज़ीद मुलवस हो गया। वेयर एज मार्लो गॉट इन्वॉल्व इन टॉकिंग टू रशियन ट्रेडर, और रशियन ट्रेडर ने भी बहुत सी बातें बताई उसको। मार्लो वाज टोल्ड बाय द रशियन ट्रेडर, और मार्लो ने रशियन ट्रेडर को बताया, सॉरी रशियन ट्रेडर ने मार्लो को बताया दैट द लोकल पीपल कंसिडर कर्ड्स, के यहाँ पे जितने भी मुकामी लोग हैं वो कर्ड्स को समझते हैं एज द लॉर्ड, अपना मालक, आका समझते हैं, यानी खुदा का दर्जा वो दे बैठे हैं उसे। वजह यह है कि कर्ड्स ने यानी लूट मार तो वो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसने मुकामी लोगों के साथ तल्लुकात इतने शानदार बना रखे थे, और उनकी जो मुकामी रसूमात हैं इवन उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करता, लिबास भी वैसा पहनने लग गया, और इतना ज़्यादा वो उनमें इन्वॉल्व हो गया, पेनिट्रेट हो गया कि वो उसे अपने ही किस्म का एक शख्स जो है वो समझने लग गए थे। ये यहाँ पे आप उसके किरदार की आप उसकी शख्सियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दिलकश किस्म की शख्सियत और कितना इफेक्टिव किस्म का वो शख्स था कि जिसने सबके दिलों में वहाँ पे घर भी कर रखा था। हेयर मार्लो आल्सो रियलाइज, जहाँ पे मार्लो ने ये महसूस किया दैट कर्ड्स हैड बिकम अनसिविलाइज्ड, कि कर्ड्स भी अनसिविलाइज्ड हो चुका है। ये क्वाइट आयरॉनिकल है कि कर्ड्स जो है वो यूरोप से, जर्मनी से आया था यहाँ पे एक सिविलाइज्ड पर्सन के तौर पर, लेकिन यहाँ पे वो कानून ना होने की वजह से, चूँकि ऐसे इलाकों में कोई कानून नहीं होता है, कबीले होते हैं, बटे हुए लोग होते हैं, तो उनका कोई एक सिस्टम, एक ऐसा अपना ऐसा कोई लॉ नहीं है जिस पे कर्ड्स को जो वो कानून के कटहरे में लाया जा सके, या लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता, तो दैट्स वो भी अनसिविलाइज्ड होगा, तो उसे पूछने वाला ही कोई नहीं था, इसलिए वो भी अनसिविलाइज्ड हो चुका था। कर्ड्स हिमसेल्फ हैड बिकम ए पार्ट ऑफ द बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज्ड पीपल, और वो उनका एक हिस्सा बन चुका था ऐसी पसमानदा लोगों का और अनसिविलाइज्ड लोगों का। ही हैड बिकम ए मॉन्स्टर, वो तो एक बला बन चुका था, मॉन्स्टर बन चुका था। ही हैड टोटली डोमिनेटेड द लोकल इनहेबिटेंट्स, और मुकम्मल तौर पर मुकामी बाशिंदों पर डोमिनेट कर चुका था। द मैनेजर वांटेड टू कैरी द एलिंग कर्ड्स, और जो मैनेजर जो मिलने गया था कर्ड्स को, उसने जब उसकी हालत देखी तो उस बीमार कर्ड्स को, उसे उसकी ख्वाहिश थी कि उसे यूरोप ले जाए, द नेटिव्स ऑफ दिस एरिया, लेकिन जब मुकामी लोगों को पता चला कि वो कर्ड्स को ले जाने के लिए आया है या ले जाना चाह रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी वो तादाद में वो लोग जो है वो दरिया किनारे जमा हो गए। एंड ऑन दिस ओकेजन, इस मौका पर दे डिड नॉट वांट टू लूज़ कर्ड्स, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि कर्ड्स उनमें से जाए, बट कर्ड्स स्टॉप द नेटिव्स, लेकिन कर्ड्स ने इशारा करके उन मुकामी लोगों को मना कर दिया फ्रॉम बीइंग एग्रेसिव, कि वो अग्रेसिव ना हो, जारहाना ना हो। सो ही वाज लोडेड, लिहाजा उसे लादा गया इन द स्टीम, एक स्टीम बोट में, एंड दे डिपार्टेड, और वहाँ से वो रवाना हो गए। लेकिन स्टीम बोट के अंदर ही हम देखेंगे कि उसकी डेथ हो जाएगी। वन नाइट, एक रात, मार्लो वेंट टू कर्ड्स, तो मार्लो जो है वो स्टीम बोट में वाक़या जो कर्ड्स का कमरा था वहाँ पे कैबिन में वहाँ चला गया, तो कर्ड्स टोल्ड मार्लो, और कर्ड्स की मार्लो से फेस टू फेस मुलाकात भी हो गई। और मार्लो काफ़ी इश्तियाक रखता था कर्ड्स को मिलने से मतलब, क्योंकि वो कर्ड्स के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। कर्ड्स टोल्ड मार्लो दैट ही वाज वेटिंग फॉर हिज डेथ, कि वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले, कर्ड्स हैंडेड ओवर सम डॉक्यूमेंट्स, कर्ड्स ने एक पेपर्स का एक पलंदा जो है या डॉक्यूमेंट्स हैं वो पकड़ाए, और उसे अपनी फयंसी की भी एक तस्वीर जो है उसने फ़ोटोग्राफ भी उसके हवाले की मार्लो के, और मार्लो से मरने से पहले कुछ बातें भी अहम शेयर की, जिसको मार्लो ने काफ़ी सीक्रेट ही रखा। हिज लास्ट वर्ड बिफोर डेथ वार, और मरने से पहले उसके अल्फाज ये थे, द हॉरर, खौफ और खौफ। मार्लो कैप्ट दोस्त डॉक्यूमेंट सीक्रेटली, और मार्लो ने किसी को बताया नहीं, और बल्कि मुलाकात करके इन डॉक्यूमेंट्स को उसने अपने पास छुपा लिया, सीक्रेटली रख लिया। और मार्लो जब वापस यूरोप पहुंच गया अपना ये सफ़र मुकम्मल करने के बाद, आफ्टर द विजिट टू द कॉन्गो का सफ़र करने के बाद, मार्लो रिटर्न टू यूरोप, मार्लो यूरोप पर चला गया। आफ्टर रीचिंग यूरोप पहुंचने के बाद मार्लो मेट कर्ट्स फैंसी, और मार्लो को बहुत से लोग मिलने के लिए आए, इस हवाले से कर्ट्स के हवाले से उन रिश्तेदारों में उसकी मुलाकात कर्ट्स की एक फयांसी के साथ भी हो गई थी। हु वाज आल्सो ग्रेट एडमायरर ऑफ कर्ट्स एबिलिटी, जो कि बहुत बड़ी मदाह थी
और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाली थी कर्ट्स की एबिलिटीज़ की। शी वॉज़ वेरी सैड, वो बड़ी अफसरदा थी, वो रो रही थी। शी आस्क्ड अबाउट कर्ट्स, और उसने कर्ट्स के बारे में पूछा कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज क्या थे मरने से पहले, क्योंकि मौत से कुछ देर पहले जो है मार्लो ही मिल के आया था कर्ट्स को। मार्लो टोटल है, लेकिन मार्लो ने झूठ बोला, हालांकि आखिरी अल्फाज उसकी ज़ुबान पे द हॉरर और हॉरर थे ना, लेकिन यहाँ पे मार्लो ने इस लड़की के सामने, सॉरी इस औरत के सामने झूठ बोला, उसके फियांसी के सामने। एंड टोल्ड हर, और बताया दैट आर नेम वाज ऑन हिज लिप्स बिफोर डेथ, कि उसका नाम ही उसके लबों पे था मरने से पहले। मार्लो डेलिबरेटली, मार्लो ने जानबूझ के ऐसा किया, झूठ बोला, बिकॉज ही वांटेड दैट हर डिवोशन फॉर कर्ट्स, क्योंकि वो ये चाहता था कि इस औरत की जो लगन है कर्ट्स के लिए शुड रिमेन कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए क्या रहे, जारी रहे। होपफुली स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो जो है आपको इस नॉवल की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस स्टूडेंट्स फ्राहम करूँगा, और साथ ही साथ मिस्टर कर्ट्स के जो करेक्टर है उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा जो है इस नावल पे मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जो कि इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।